हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है देख चुके हैं। आज हम देखेंगे लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। तो आप हेडिंग डाल सकते हो लेंस सूत्र या लेंस के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। तो आपने दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध पढ़ा है, सेम वैसे आपको लेंस के लिए पढ़ना है। तो कोई भी आप एक फिगर उठा लो, मान लो कि ये आपका क्या है, एक लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र हुआ और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। आपको पता है इधर होता है एक फोकस F1, इधर होता है 2F1, इधर होता है द्वितीय फोकस F2 और इधर कहीं होता है क्या, 2F2। मान लो कि 6 स्थिति पड़ा, तो इसमें से एक स्थिति हम लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 और F1 के बीच में। तो जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में होता है, उस केस में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला प्रकाश का किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाता है, द्वितीय फोकस से होके जाता है। और वहीं कोई एक दूसरा प्रकाश किरण जो कि प्रकाशीय केंद्र से होके जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए वह सीधा निकल जाता है। तो यह जहां प्रकाश किरण एक दूसरे को काटा, यही इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो अगर वस्तु को हम बोलते हैं ए बी, तो इस प्रतिबिंब को हम बोल देते हैं क्या, ए डैश बी डैश। और इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बना है, 2F2 और अनंत के बीच में। इस लेंस का नाम हम बोल देते हैं क्या, एल। सभी बिंदुओं को आप डिनोट कर दो, ये ए बी, आप ये प्रकाशिक केंद्र को सी बोले हो, तो चलो इस पॉइंट को आप बोल दो क्या, डी। ये आपका F2 है ही, आपने इधर सभी पॉइंट को बोला है। तो सबसे पहले आप इस लेंस के बारे में थोड़ा सा लिख लो कि माना एक लेंस L है, जिसके सम्मुख चित्रानुसार एक वस्तु AB कहाँ रखा है, 2F1 और 2F1 एंड F1 के बीच रखा है, जिसका लेंस के द्वारा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बनता है, 2F2 और अनंत के बीच बनता है। आपको पता है यू क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो कहां से सभी दूरियां आप कहां से मापते हो, प्रकाशीय केंद्र से मापते हो। तो इस प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी, यानी ये दूरी आपकी क्या हुई, यू, ठीक है। और ये दूरी आपका क्या हुआ, वी। ये तो आपका प्रतिबिंब का है। और आपको पता है कि लेंस के लिए जो मुख्य फोकस होता है, वो मेन जो फोकस होता है उसका दूसरा फोकस होता है। तो द्वितीय फोकस की दूरी ये जो है, इसको हम किस लेटर से दर्शाते हैं, एफ से ना। यहां तक की ये जो दूरी है, इसे हम किससे दर्शाते हैं, एफ से। बात समझ में आ रहा है। आपको जब दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध बताया गया है, उस केस में आपको बताया गया था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब कभी भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिले। अगर कभी भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिले, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के आप क्या बोलते हो, समरूप बोलते हो। और इसका रीजन बताया गया था कि ये कोण किसके बराबर होता है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से, क्योंकि ये वस्तु है और मान लो ये प्रतिबिंब है, तो दोनों 90-90, दो कोण बराबर होगा, तीसरा कोण क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। ए समरूपता कसौटी से आपका ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। बात समझ आ रहा है।
तो सेम पहले आप ये यू वी और एफ के बारे में बता दो। चित्र से आप क्या लिख सकते हो, चित्र से u क्या है, c से a की जो दूरी है सी ए, यही आपका u है, लेकिन ये माइनस यू लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये इस साइड स्थित है। आपको पता है ना आपतित प्रकाश का डायरेक्शन यही है ना। तो आपतित प्रकाश की जो दिशा में जो अगर आप मापी गई दूरी को प्लस लेते हो और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को आप माइनस लेते हो, तो आपतित प्रकाश इधर चला है और आप प्रकाशीय केंद्र से इधर चले, तो ये u आपका क्या होगा माइनस, ये v क्या होगा प्लस, यानी c से a डैश तक की दूरी, c से a डैश तक की दूरी आपका v है, लेकिन सॉरी प्लस के साथ ना, क्योंकि ये दूरी आप आपतित प्रकाश की दिशा में ली हो। और यहां से f2 की दूरी यानी CF2 ये आपका क्या है f है और प्लस f है, क्योंकि आप यहां से आपतित प्रकाश के दिशा में चले हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या आप यहां पर ध्यान से अब इस त्रिभुज में देखो, एक त्रिभुज आपको ये दिखा और एक त्रिभुज आपको ये पूरा दिखा, क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा कि नहीं आपको? यहां पर देखो ये पूरा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो कौन कौन सा त्रिभुज बताओ आप? ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है किस त्रिभुज के? अब यहां पर देखो आप आधार से शीर्ष की तरफ चले हो, तो यहां पर भी आप आधार से शीर्ष की तरफ चलना, यानी ए डैश बी डैश और सी। बात समझ में आ रहा है ना। और किस कसौटी से? ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो अगर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, आपको पता है उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, यानी अगर आप यहां से लिखना चाहोगे ए बी बटे ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा बी सी बटे बी डैश सी, ये बराबर होगा पहला तीसरा भुजा यानी ए सी बटे ए डैश सी। आप ऐसे लिख दो ना, पहला दूसरा दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। लेकिन हमें इनमें इसका काम होगा और ज्यादा से ज्यादा इसका काम होगा, इसका कहीं काम नहीं पड़ता, आपको पता है। तो यानी ये जो BC है और यहां पर ये जो B डैश C मिला, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम इस बीच वाले को लेके नहीं चलेंगे, केवल हम इसे लेके चलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। मान लेते हैं इसे कुछ समीकरण नंबर 1। आपको एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां से क्या आपको ये एक त्रिभुज ये दिखा ना, और अगर एक त्रिभुज ये दिखा तो फिर एक त्रिभुज आपका उसी के समरूप ये मिलेगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए कि नहीं हुए? यानी कौन सा त्रिभुज? चूंकि त्रिभुज CDF2 ये समरूप हुआ किस त्रिभुज का? अब आप यहां से CD ऐसे ऊपर चले तो यहां पर आप A डैश B डैश और यहां तक जाना है, यानी F2 तक जाना है, और ये भी उसी कसौटी से होगा ए समरूपता कसौटी से। कहीं कहीं आपको ये मिलता है कि समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक मतलब कोण समान है आपस में ना, तो ए समरूपता कसौटी से। तो बताओ, तो अगर त्रिभुज समरूप होगा तो आप पहला दूसरा भुजा यानी CD और इसका पहला दूसरा भुजा यानी A डैश B डैश, ये बराबर होगा इसका दूसरा तीसरा भुजा यानी DF2 बटे इसका दूसरा तीसरा भुजा B डैश F2, और फिर पहला तीसरा यानी CF2 बराबर होगा पहला तीसरा इसका A डैश F2। तो ये तो केवल समझने के लिए, वैसे आप इसको बनाना मत, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो फिर से वही आपका DF2 और BF2 का कोई काम नहीं होगा, तो ये जो DF2 और BF2 इसको हम हटाते हैं और केवल हम इन दोनों को बराबर लेके चलते। बात समझ आ रहा है। लेकिन एक चीज आप देखो, इस दोनों समीकरण का हर तो बराबर है A डैश B डैश इसका भी और A डैश B डैश इसका, यानी लेफ्ट हैंड साइड का देखो हर बराबर है। अंश को थोड़ा ध्यान दो, यहां पर अंश में AB है, यहां पर अंश में CD है, तो क्या AB ये जो आपका AB है ये CD के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? क्योंकि ये जो किरण चली है मुख्य अक्ष के समांतर चली है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है? समान होती है। तो चूंकि AB ये बराबर है किसके? CD के। AB किसके बराबर है? CD के बराबर है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसे समीकरण आप 2 मानो, तो समीकरण 2 को आप कैसे लिख सकते हो? समीकरण 2 से जहां CD है वहां पर आप AB लिख सकते हो, तो AB बटे
ए डैश बी डैश ये बराबर होगा CF2 बटे ए डैश F2। मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 3। तो अब आप पहला समीकरण देखो और आप तीसरा समीकरण देखो, क्या दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया? अरे ए बी बटे ए डैश बी डैश, यहां भी ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो जब लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो यानी आप क्या लिखोगे? समीकरण कितने से? 1 और 3 से। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड यानी ए सी बटे ए डैश सी ये बराबर होगा CF2 बटे ए डैश F2। ए सी क्या है? ए से सी तक आपने लिखा है, सी ए बोलो या ए सी बोलो एक ही बात है, ये आपका माइनस यू है। और ए डैश सी क्या है? ए डैश सी ये आपका वी है बराबर CF2 ये आपका फोकस दूरी है, आप इसको F लिख सकते हो। और ए डैश F2, ध्यान से देखो, ए डैश F2 को आप कुछ नहीं लिख सकते हो क्योंकि जो भी दूरी आप मापोगे प्रकाशीय केंद्र से बताओगे। अब F2 का ए डैश से दूरी कुछ नहीं लिख सकते हो, तो क्या इतने को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इतना में से आप इतना घटा दो तो ये इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी जहां ए डैश F2 है, ए डैश F2 को इतने में से इतना घटा सकते हो यानी V माइनस F लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ध्यान से देखो, ये पूरा दूरी आपका क्या है? V, और इतना दूरी आपका क्या है? F। तो पूरे V में से F घटा दोगे तो यही आपका दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यानी ए डैश F2 को आप ऐसा लिख सकते हो। आप दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका गुणा इसमें माइनस यू V माइनस एफ, सॉरी V माइनस एफ ये बराबर होगा इसका, इसमें गुणा करोगे VF तो इसका गुणा इसमें करो माइनस UV, इसका गुणा इसमें करो प्लस UF और ये बराबर हुआ VF के। आप ऐसा लिख सकते हो इसे UF, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। आप दोनों पक्षों में क्या कर दो? UVF का भाग दे दो। दोनों दर्पण में भी आप ये चीज किए थे, दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर तो भाग दो। UF इसमें भी आपको UVF का भाग देना है, VF इसमें भी आपको UVF का भाग देना है, और UV इसमें भी आपको UVF का भाग देना है। तो यहां से U और F कैंसिल हुआ, यहां से V और F कैंसिल हुआ, यहां से U और V कैंसिल हुआ, तो यहां पर बचा क्या? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। यही आपका क्या है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र अलग है और लेंस मेकर सूत्र अलग है। आपने एक लेंस मेकर सूत्र ही पढ़ा है। पतले लेंस से अपवर्तन के लिए जो सूत्र आता है 1/F इक्वल टू N-1 1/R1 माइनस 1/R2, ये आपका लेंस मेकर सूत्र है। और ये 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F ये आपका लेंस सूत्र है। तो समझ में आया है पूरा डेरिवेशन? तो अगर आपको कॉपी करना है करो। तो आप सब इसे कॉपी कर चुके होंगे। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब आपका बचा है वही एक आवर्धन का फार्मूला, रेखीय आवर्धन का फार्मूला और लेंस का पावर क्षमता ना। और एक अगर दो लेंस को हम संपर्क में रखें तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालो लेंस के लिए रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन का वही परिभाषा होगा, सब कुछ वही होगा। आपने जो दर्पण में पढ़ा है, तो इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आपने दर्पण में पढ़ा है ना, क्या रेखीय आवर्धन क्या होता था? दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। तो लेंस भी तो प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को आप किससे दर्शाते हो? M से। प्रतिबिंब की लंबाई को आप I से दर्शाते हो और वस्तु की लंबाई को आप O से दर्शाते हो। कहीं कहीं इसी को H डैश और H से दर्शाया जाता है। तो यही तो होता है आपका रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। तो क्या होता है रेखीय आवर्धन? लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को
रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किस लेटर से आप प्रदर्शित करते हो? स्मॉल m से। तो m बराबर क्या होता है? I अपान o। यहाँ पर I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और वो क्या है? और आप वहां पर एक रिलेशन पढ़े हो दर्पण में, m बराबर I अपान o, और ये बराबर होता था -v अपान u के। तो यहाँ पर बस ये माइनस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आप लिख सकते हो इसे v अपान u के। ठीक है, तो यहाँ पर I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है? वस्तु की लंबाई। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और सभी दूरियां आप लेंस में कहां से मापोगे? प्रकाशिक केंद्र से, प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या है आपका? वस्तु की दूरी। ठीक है, आप इसे याद रखना। अब अगला हेडिंग, लेंस की क्षमता। आप ये सभी हेडिंग क्लास 10th में भी पढ़े हो ना? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसे किससे दर्शाते हैं? P से। क्या होता है? आपको पता था P बराबर क्या होता है? 1/f। लेकिन यहाँ पर f किस में होना चाहिए? मीटर में। यानी जो लेंस की फोकस दूरी होती है, इसी फोकस दूरी के प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? पावर यानी क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को, प्रतिलोम को लेंस की फोकस, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी किसमें हो? मीटर में। जबकि फोकस दूरी मीटर में मापा गया है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर क्या होगा? 1/f। और f फोकस दूरी किसमें होना चाहिए? मीटर में। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सेंटीमीटर में अगर आपको कभी फोकस दिया है तो जो 1/f है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 100/f। लेकिन फिर यहाँ पर फोकस दूरी इस किस में हो? सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है ना? इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो आप उसके नीचे लिखना कि लेंस की क्षमता का मात्रक या इसका मात्रक, इसका मात्रक डायोप्टर। कहीं कहीं आपको डायोप्टर मिलता है ना लिखा हुआ, डायोप्टर। और डायोप्टर को हम किससे दर्शाते हैं? D से। डायोप्टर होता है। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ। तो आप लिख चुके होंगे। का अगला हेडिंग है, संपर्क में रखें, संपर्क में रखें दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ध्यान से देखो, मान लो कि यदि केवल एक लेंस होता और इस लेंस के सामने कोई एक वस्तु होता, मान लेते हैं एक वस्तु है, तो क्या होता कि यहां से जब प्रकाश चलता, प्रकाश सीधा नहीं निकलेगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात कहीं न कहीं ये क्या करता? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता। मान लेते हैं प्रतिबिंब कहां बनाता? आई पर। लेकिन अगर एक लेंस आप और रख दोगे इसके सम्मुख या इससे सटा के इसके संपर्क में, उस स्थिति में क्या होगा? इस तरीके से मान लो एक लेंस आपने और रख दिया, तब ये दूसरा लेंस भी और अपवर्तन कराएगा, क्योंकि अब प्रकाश इस लेंस से भी तो होके जाएगा। तो जब प्रकाश इस लेंस से भी होके जाएगा तो कुछ अपवर्तन इसके द्वारा भी होगा। यानी ये प्रकाश को ध्यान से देखना, अपवर्तन हम लोग लगभग यही 20 से मानते हैं, तो ये प्रकाश को थोड़ा और दबाएगा। यानी हो सकता है कि अब प्रतिबिंब कहाँ बने?
यहां पर बने। बात समझ में आ रहा है ये चीज? देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वस्तु के लिए सॉरी इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा और इस लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब इसके लिए एक वस्तु जैसा बिहेव करेगा और उस वस्तु का ये फाइनल प्रतिबिंब यहां बनाएगा। तो हम इसे बोल देते हैं आई डैश और इसे हम क्या बोल देते हैं आई। क्योंकि अगर केवल एक लेंस होता तो पूरा का केवल जो अपवर्तन होता है पहले लेंस द्वारा होता। अब एक इसके संपर्क में और लेंस रख दी हो तो प्रकाश को और दबाएगा, प्रकाश का अपवर्तन और कराएगा तो प्रकाश और दबेगा। यानी जहां केवल पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता वहां पर प्रतिबिंब न बन के उससे कुछ पहले या उससे कुछ अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब बन सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि प्रतिबिंब सदैव उस साइड ही बने, प्रतिबिंब इस साइड ही बनता है। आपको पता है ना? इसका मतलब क्या, बस इतना मतलब समझो कि अगर केवल एक लेंस द्वारा जहां प्रतिबिंब बनता वहां पर अप्रतिबिंब नहीं बनेगा, उससे कुछ भिन्न स्थिति पर अप्रतिबिंब बनेगा जब एक लेंस को और आप समकोण कर दीजिए। तो इस लेंस को हम मान लेते हैं L1 और इस लेंस को हम मान लेते हैं L2। मान लेते हैं इस लेंस की फोकस दूरी f1 है और इस लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो क्या आप बताओ, ध्यान से देखो, यह वस्तु U का कार्य करेगा, ये पहले लेंस के लिए U होगा और दूसरे लेंस के लिए ये V ना बोल के हम क्या बोल देंगे V डैश, और दूसरे लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य यानी U ये हो जाएगा। यानी ये जो V डैश था वो U का कार्य करेगा और जो I है ये आपका फाइनल प्रतिबिंब यानी V होगा। तो पहले थोड़ा सा 2-3 लाइन आप इस लेंस के बारे में लिखो कि माना दो लेंस L1 तथा L2 चित्रानुसार संपर्क में रखे हैं। माना L1 लेंस की फोकस दूरी f1 तथा L2 लेंस की फोकस दूरी f2 है। लेंस L1 के सामने चित्रानुसार एक वस्तु बिंदु O पर रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब कहां बनता है, I डैश पर बनता है तथा इस I डैश का L2 लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता। पहले लेंस के लिए पैरा चेंज करके लिखना। पहले लेंस के लिए ध्यान से भी इधर देखना क्योंकि आपको फार्मूला ये पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही पता है। तो अब यहां पर देखो पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। ये डैश है ना, ये v का डैश। और जब ये दोनों लेंस संयुक्त हो जाएगा, अब आप सोचो, आप प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े हो, आप प्रेरकत्व का संयोजन वैसे पढ़े हो, तो प्रतिरोधों का संयोजन में आप क्या पढ़ते हो, मान लो एक प्रतिरोध ये है R1 और एक प्रतिरोध ये है आपका R2। तो ये दोनों जो काम कर रहा है हमें एक ऐसा कैसा प्रतिरोध रख दे कि ये जो दोनों काम कर रहा है वही ये भी काम करे, और इस प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध R। यही बात होता था। सेम ऐसे लेंस में भी है, एक लेंस ये है, बस यहाँ पर श्रेणी और समांतर क्रम ऐसा संयोजन नहीं है, लेकिन तात्पर्य लगभग ऐसा होगा कि एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी है f1 और एक दूसरा लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या है f2। मान लो ये O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना रहा है, V पर बना रहा है। तो एक ऐसा आप लेंस बता दो कि जो अकेला हो और वो भी O दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाए, मतलब O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मान लो अगर ये I पर बनाना था तो ये भी कहां पर बनाए, I पर बनाए। तो ये जो लेंस होगी, ये लेंस वही कार्य कर रहा है जो ये दोनों लेंस मिलकर कार्य कर रहा है।
यानी ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण को वहीं पर फोकसित कर रहा है जहां ये दोनों मिलके करता था। अरे ये जो आपका नया लेंस यानी जो तीसरा लेंस आया जो दोनों के जगह पे आया है वह O पे रखी वस्तु को भी I पर फोकसित कर रहा है और ये दोनों मिलके भी O पे रखी वस्तु को फाइनली I पर फोकसित कर रहा था। तो क्या ये लेंस इन दोनों के स्थान पर आया है? तो इसकी अगर फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, तो मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी क्या है f, और ये f क्या है? इस दोनों लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, यानी इन दोनों को ये दोनों फोकस मिलके ये दोनों लेंस मिलके जितना फोकस का काम कर रहा था वही ये फोकस है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी इन दोनों की जगह हम अगर f फोकस का लेंस रख देंगे तो भी आपका O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वही बनेगा जहां पहले बनता था। बात समझ में आ रहा है ना? तो यानी इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी f1 रहेगा नहीं, f2 रहेगा, f1 प्लस f2 रहेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। मान लेते हैं इनकी संयुक्त फोकस दूरी यानी दोनों मिलके इनका फोकस अलग मिलके जो नया फोकस कर रहा होगा वो फोकस हम मान लेते हैं कितना होगा f। तो आप एक लाइन इसको भी लिख देना, यहां पर माना दोनों लेंसों की फोकस दूरी, माना दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या है? स्मॉल f है। तो आपको फार्मूला यही पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अभी इसके जस्ट पहले आपने ये डेरिवेशन किया है। इसे क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र भी इसे कहते हैं। तो बताओ पहले आप पहले लेंस के लिए बात करो। पहले लेंस के लिए वो फार्मूला, पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र से, या आप लिख सकते हो पहले लेंस के लिए इसे डैश दे दो, लेंस सूत्र से क्या लिख सकते हो? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v। पहले लेंस के लिए v क्या v डैश हुआ माइनस 1/u बराबर 1/f। ना लिख के f1 लिखेंगे क्योंकि हम पहले लेंस का बात कर रहे हैं। मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर कितना 1। दूसरे लेंस के लिए बात करो, यही दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा? फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v, तो दूसरे लेंस के लिए फाइनल प्रतिबिंब v पर ही बना, तो 1/v। अब आप बोलोगे कि माइनस 1/u, u कितना है? दूसरे लेंस के लिए u यानी वस्तु का कार्य, जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था वही तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है? v डैश। तो दूसरे लेंस के लिए यही वस्तु की दूरी हो जाएगी v डैश। लेकिन आप बोलोगे जब दूसरे लेंस के लिए आप बात करें तो यहां से इस प्रकाशीय केंद्र से दूरी मापोगे, ये जो v डैश है ये तो इसके प्रकाशीय केंद्र से है। तो देखो हम पतले लेंस का बात कर रहे हैं, तो पतले लेंस के लिए ये दूरी बहुत कम होगी, तो लगभग ये v डैश में से इसकी मोटाई मान लो t1 है, इसकी मोटाई t2 है, तो t1 प्लस t2 घटा दोगे तो वो आ जाएगा, लेकिन वो बहुत कम होगा। t1 का वैल्यू बहुत कम है, t2 का वैल्यू बहुत कम है, तो t1 प्लस t2 का वैल्यू भी बहुत कम होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य क्या करेगा? जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था, पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितना थी? v डैश। तो यही आपका दूसरे लेंस के लिए वस्तु यानी v डैश बराबर 1/f2। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर आप दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? 1/v डैश, ये माइनस 1/v डैश। तो आप यहां पर लिखो क्या? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ा, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा ना? तो यहां पर बचेगा कितना? माइनस 1/u प्लस 1/v। एक काम करें, प्लस को पहले लिख देते हैं, माइनस को बाद। आपका यही आदत पड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? 1/v को पहले लिखते हैं, माइनस 1/u को बाद में लिखते हैं, ये बराबर वो 1/f1 प्लस 1/f2। क्या इसके जगह पे 1/f लिख सकते हैं? अरे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है ना। f क्या है? फोकस दूरी। आपने यही तो माना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f है। तो अगर इन दोनों की जगह में एक ऐसा लेंस रखें जो o दूरी पर रखी वस्तु यानी u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाए, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? f ही तो होगी। तो 1/v माइनस 1/u को क्या आप 1/f लिख सकते हो, और यही बराबर हो 1/f1 प्लस 1/f2। तो यही आपको फार्मूला मिला है। f क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो क्या देखो यहाँ पर फोकस दूरी सीधा जुड़ा है,
फोकस दूरी सीधा नहीं जुड़ा है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। जैसे आप प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हो, बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको एक लेंस मिला, इसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा लेंस मिला, इसकी फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो संयुक्त लेंस आएगा, इनकी फोकस दूरी 2 + 3 = 5 मत भूल देना। बात समझ में आ रहा है ना। तो 1/f बराबर 1/2 प्लस 1/3 करके वहां से तब आप f निकालना, तो जो f मिलेगा वो उसकी संयुक्त फोकस दूरी होगी। बात समझ में आ रहा है ये बात ना। अभी आपने जस्ट इसके पहले पढ़ा है कि जो लेंस का पावर होता है वो किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो मान लेते हैं अगर इस लेंस का पावर P1 है और इस लेंस का पावर P2 है, और इनका जो संयुक्त लेंस आया है, मान लो जो संपर्क करोगे लेंस में, तो उनका संयुक्त पावर आएगा, संयुक्त क्षमता आएगा। संयुक्त क्षमता को हम क्या बोल देते हैं, केवल P। तो हमें अलग से एडी नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपको कर सकते हो ऐसा कि संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंस की, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, इतना ना करके आप सीधा ऐसे समझो ना, 1/f को आप क्या लिख सकते हो, P। 1/f1 को आप क्या लिख सकते हो, P1, और 1/f2 को आप क्या लिख सकते हो, P2। यानी ये P क्या है, दोनों लेंसों की संयुक्त क्षमता। तो जो दो लेंसों की संयुक्त क्षमता होती है वो दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमताओं की योगफल के बराबर होती है। इनको सीधा जोड़ देना है। लेकिन जब फोकस के योग का बात करना होगा, संयुक्त फोकस का बात करना होगा, आप डायरेक्ट f1 + f2 मत जोड़ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो फिलहाल आपका यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हमें इस पे बस न्यूमेरिकल करना है, उसके बाद अब आपका सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले आप ये लाइन भी उसमें लिख लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से न्यूमेरिकल। तो आज यहाँ तक बात करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।